आज का जो मेन टॉपिक है वो है न्यूक्लियर फोर्सेस। इसके जस्ट बाद हम करेंगे बाइंडिंग एनर्जी। आधी बाइंडिंग एनर्जी तो आज करेंगे और आधी बाइंडिंग एनर्जी जो मुश्किल है वो कल करेंगे, ठीक है। इसके अंदर यही एक लौता टॉपिक बच गया जिसके ऊपर इस साल क्वेश्चंस आ सकते हैं। वैसे तो बाइंडिंग एनर्जी के बाद एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक था रेडियो एक्टिविटी, जो इस साल पेंडेमिक के कारण कट चुका है, ठीक है। पहले उसमें से श्योर शॉर्ट 100% क्वेश्चन आता ही आता था, कोई डाउट नहीं था। लेकिन अब वो पेंडेमिक के कारण नहीं है सिलेबस में, तो इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से यही टॉपिक बच जाते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस, बाइंडिंग एनर्जी, उससे रिलेटेड ग्राफ और उसकी इंपॉर्टेंस और उसके न्यूमेरिकल्स, ठीक है। पहले ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी तो सही, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी जितना रेडियो एक्टिविटी था। रेडियो एक्टिविटी भी करेंगे, वो 2 दिन के बाद करेंगे, लेकिन फिलहाल है न्यूक्लियर फोर्सेस। अब इस चीज को हल्के में मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज में से एक ही है, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्सेस, पहली बात तो तुम्हें एक क्वेश्चन का जवाब आना चाहिए कि इस यूनिवर्स की सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सी है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सी है। जो सबसे वीकेस्ट फोर्स है या तो वो वंडरफॉल फोर्स बोली जाती है या ग्रेविटेशनल फोर्स बोली जाती है, ठीक है। दोनों को कंपेयर करें तो वंडरफॉल फोर्स ज्यादा वीक है, लेकिन अगर हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स की बात करें तो यही है न्यूक्लियर फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी थोड़ी बहुत ढीली पड़ जाती है इसके आगे। तो सबसे वीकेस्ट वैन वाल फोर्स, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स। अब ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैसे होती है, हाइड्रोजन के केस में क्या होती है, यूरेनियम के केस में क्या होती है, कैसे होती है, किस चीज के ऊपर वो डिपेंड करती है, किस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो सारी प्रॉपर्टीज हम इसके अंदर करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके अंदर बुक के अंदर 7-8 पॉइंट गिवन होंगे, वो पॉइंट का हर एक लाइन ढंग से पढ़ना। यहां पे न्यूक्लियर फोर्स, मान लो ये एटम है, एटम के बीच में एक टीनी कोर होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस मैंने बड़ा सारा बना दिया क्योंकि इसके अंदर की कंपोजिशन के बारे में अब हमें पढ़ना है। इसके अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं, इसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। तो मैंने कुछ एक प्रोटॉन बना लिए, कुछ एक न्यूट्रॉन बना लिए। जब हम न्यूक्लियर फोर्स की बात करेंगे ना तो इलेक्ट्रॉन्स का कोई जिक्र भी नहीं आता। एक बात याद रखना, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर होते हैं न्यूक्लियॉन्स, इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट सेल के अंदर या सेल के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स लगती है, ऐसी फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो फोर्स लगती है उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन उसके साथ साथ इस न्यूक्लियस के अंदर भी प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लगती है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसके अंदर की बात करते हैं। पहली बात, ये यूनिवर्स की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। नेचर की, यूनिवर्स की, प्रकृति की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स न्यूक्लियर फोर्स ही मानी जाती है, ठीक है। यह है पहली बात। दूसरी बात क्या है, ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और वो भी 100 गुना। और जो न्यूक्लियर फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, वो भी 10 टू द पावर 38 टाइम्स। यानी जो न्यूक्लियर फोर्स है वो 100 टाइम्स है किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। और जो न्यूक्लियर फोर्स है वो 10 टू द पावर 38 टाइम्स है ग्रेविटेशनल फोर्स के। यह है कंपैरिजन। न्यूक्लियर फोर्स इस दुनिया की हर एक तरीके की फोर्स से सबसे ज्यादा है। अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ कंपेयर करूं तो न्यूक्लियर फोर्स उससे 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ न्यूक्लियर फोर्स को अगर कंपेयर करूं तो वो 10 टू द पावर 38 टाइम्स स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है। तीसरी बात, ये जो न्यूक्लियर फोर्स होती है वो चार्ज के बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। अब इसका क्या मतलब है, रट्टा नहीं लगाना किसी भी चीज का, समझना है कि इस सेंटेंस का क्या मतलब है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स है, न्यूक्लियॉन्स के अंदर है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। अब वैसे देखा जाए तो प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर होता है नल चार्ज, जीरो चार्ज। वैसे तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में
रिपल्सिव फोर्स लगनी चाहिए, हमेशा लगनी चाहिए ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो यही होती है, लेकिन ये जो प्रोटॉन प्रोटॉन है इनके बीच में कई बार अट्रैक्टिव फोर्स भी लगती है और कई बार रिपल्सिव फोर्स भी लगती है। अब वो कौन सी फोर्स लगेगी, अट्रैक्टिव लगेगी तो कब लगेगी, रिपल्सिव लगेगी तो कब लगेगी, वो एक ग्राफ के ऊपर डिपेंड करता है, वो भी हम करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए याद रखो कि प्रोटॉन प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होता है, रिपल्सिव फोर्स लगनी चाहिए, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स चार्ज के बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगती है, अट्रैक्टिव भी लगती है। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, फिर भी इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स भी लगती है और रिपल्सिव फोर्स भी लगती है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके ऊपर पॉजिटिव होता है और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वैसे तो कोई फोर्स लगनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अट्रैक्टिव भी लगती है, रिपल्सिव भी लगती है। ठीक है, अब यहां पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स लगना और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स लगना, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स लगना, यही हमें ये बताता है कि ये न्यूक्लियस कितना स्टेबल है। अब सोच के देखो, एक लड्डू है, उस लड्डू की जो बूंदी है वो एक दूसरे के साथ बाइंडेड है, तो क्या वो लड्डू बिखरेगा? वो लड्डू तो नहीं बिखरेगा, वो तो स्टेबल है। अगर वो गीला लड्डू है तो बूंदी बिखरने की कोशिश करेगी, तो इसका मतलब वो लड्डू अनस्टेबल है। उसी तरीके से न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी है कि वो न्यूक्लियस कितना टाइट है, कितना स्टेबल है, वो इन न्यूक्लियंस के बीच में लगने वाली न्यूक्लियर फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसके जितने भी न्यूक्लियंस हैं, अगर वो एक दूसरे को दूर भगाते हैं, रिपेल करते हैं, तो इसका मतलब ये न्यूक्लियस अनस्टेबल है। ठीक है, लेकिन इसके जितने भी न्यूक्लियंस हैं, अगर वो पास पास आना चाहते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स के साथ बंधना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये जो न्यूक्लियस है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, अब एक तो होता है हाइड्रोजन एटम और एक होता है यूरेनियम एटम। हाइड्रोजन एटम के केस में भी न्यूक्लियस होता है, यूरेनियम एटम के केस में भी न्यूक्लियस होता है, लेकिन यूरेनियम एटम के न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट करना, तोड़ना बहुत आसान है। अब जैसे कि तुमने डेली लाइफ में सुना होगा, ये जो यूरेनियम होता है वो रेडियो एक्टिव मटीरियल होता है। मान लो यहां पर मैंने यूरेनियम रख दिया, तो वो यूरेनियम यहां पर बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए यूरेनियम अपने अंदर से रेज निकालेगा, कभी निकालेगा अल्फा रे, कभी निकालेगा बीटा रे, कभी निकालेगा गामा रे। वो क्यों निकालता है? क्योंकि यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि यूरेनियम के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियंस है, उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लगती है, अट्रैक्टिव फोर्स कम लगती है। इसलिए अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि रिपल्सिव फोर्स ज्यादा कब लगेगी और अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा कब लगेगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब मैं तुम्हें बता रहा हूं। हाइड्रोजन एटम है, मैं कंपेयर करता हूं हाइड्रोजन एटम को यूरेनियम एटम के साथ। ठीक है, तो तुम मुझे एक बात बताओ, सोच समझ के बताओ कि हाइड्रोजन एटम के अंदर न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? 0। इसके अंदर जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो तो होते हैं 0, होते ही। क्या यूरेनियम एटम के अंदर भी न्यूट्रॉन 0 होते हैं क्या? कितने होते हैं? अब जैसे कि 238, यूरेनियम 92। अगर मैं 238 में से अगर ये 92 माइनस करूंगा तो 146 के आसपास आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो ये जो 146 है ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर ज्यादा होंगे तो क्या होगा, ये सारी बातें आने वाले टाइम में पता चलेंगी, मतलब बाइंडिंग एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो अब यहां पे इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज का क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स भी लगती है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स भी लगती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स दोनों ही लगती है। ठीक है, अब मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स कब लगेगी, रिपल्सिव फोर्स कब लगेगी। अब वो है 5वां पॉइंट। चौथा पॉइंट, एक ग्राफ आता है। सबसे पहले मैं वो ग्राफ बना रहा हूं, उसके बाद मैं तुम्हें समझाऊंगा। वो जो ग्राफ है वो फोर्स और डिस्टेंस के बीच में है, फोर्स और डिस्टेंस। ये ग्राफ कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे ही ग्राफ। ये कई बार केमिस्ट्री के अंदर भी आता है, फिजिक्स के अंदर तो आता ही आता है। अगर ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ F है तो इसका मतलब ये रिपल्सिव फोर्स है।
अगर ये नेगेटिव वाई एक्सिस के अंदर यहां पर माइनस एफ है तो इसका मतलब ये अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है अगर तुम ये बुक खोल के देखो तो तुम्हें दो नंबर्स लिखे मिलेंगे। यहां पर तो लिखा मिलेगा 10 फेम्टोमीटर और इस पॉइंट के ऊपर लिखा मिलेगा 0.5 फेम्टोमीटर और ये जो सेंट्रल पॉइंट है यहां पर लिखा मिलेगा 2.5 फेम्टोमीटर। ये तीन नंबर्स मिलेंगे। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इन दोनों के बीच में या किसी भी दो न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स लगती है वो अट्रैक्टिव कब होती है, रिपल्सिव कब होती है। मान लो दो चीजें हैं, ये एक प्रोटॉन मान लो, इसको एक प्रोटॉन मान लो, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन मान लो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मान लो या न्यूट्रॉन प्रोटॉन मान लो, कुछ भी मान लो, यानी दो न्यूक्लियस हैं। अगर दो न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस होती है 10 फर्मी से ज्यादा, लेट कर लिया एक न्यूट्रॉन यहां पर है, एक न्यूट्रॉन यहां पर है, ठीक है, कोई भी दो न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 10 फर्मी से ज्यादा, ना तो इन दोनों के बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, ना इन दोनों के बीच में कोई रिपल्सिव फोर्स लगेगी, न्यूट्रल। लेकिन अब मैं डिस्टेंस को धीरे धीरे करके कम कर रहा हूं, 10 फर्मी से 9 फर्मी, 8 फर्मी, 7 फर्मी, 6 फर्मी, 5 फर्मी, ऐसे कम करता जा रहा हूं। 10 फर्मी से मैंने जैसे ही 9 फर्मी किया या 9 फेम्टोमीटर किया तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स अचानक से बढ़ गई। 9 फर्मी से 8 फर्मी किया, अट्रैक्टिव फोर्स और बढ़ गई। 8 फर्मी से 7 फर्मी किया, अट्रैक्टिव फोर्स और बढ़ गई। 7 से 6 किया, अट्रैक्टिव फोर्स और बढ़ गई। 6 से 5 किया और बढ़ गई। 5 से 4 किया और बढ़ गई। 4 से 3 किया और बढ़ गई। 3 से मैंने 2.5 डिस्टेंस कर दी, 2.5 फेम्टोमीटर। तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ गई, यानी अट्रैक्टिव फोर्स हो गई मैक्सिमम। तो क्या पता चल रहा है, जैसे जैसे दो न्यूट्रॉन्स के बीच में या दो प्रोटॉन्स के बीच में या दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में डिस्टेंस कम होती जा रही है, वैसे वैसे इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे कर रहे हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब होता है F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ठीक है, अगर जैसे जैसे डिस्टेंस दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में कम होगी वैसे वैसे अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ती जाएगी। देखो ये एक दूसरे के इनवर्सली है। तो मैंने डिस्टेंस को घटा घटा के 2.5 फर्मी कर दिया। जैसे ही मैं 2.5 फर्मी कर देता हूं, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमम हो जाती है। यहां तक तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। डिस्टेंस कम होती जा रही है, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ती जा रही है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब मैं 2.5 फेम्टोमीटर से डिस्टेंस को और कम करना स्टार्ट कर देता हूं। लेकिन बात क्या ऑब्जर्व हुई कि जैसे जैसे मैं 2.5 फेम्टोमीटर से डिस्टेंस को और कम करूंगा ना, अट्रैक्टिव फोर्स कम होती जाती है। अट्रैक्टिव फोर्स अगर कम होती जाएगी तो रिपल्सिव फोर्स बढ़नी है। तो यहां पर 2.5 से मैंने 2 फेम्टोमीटर कर दिया, अट्रैक्टिव फोर्स कम हो गई। 2 से 1.5 कर दिया, अट्रैक्टिव फोर्स और कम हो गई। 1.5 से 1 कर दिया, अट्रैक्टिव फोर्स और कम हो गई। जैसे ही मैं 1 फेम्टोमीटर से आधा फेम्टोमीटर कर देता हूं तो उस टाइम अट्रैक्टिव फोर्स जो लग रही थी, जो कम होती जा रही थी, अब वो 0 हो गई। ठीक है, 0.5 फेम्टोमीटर के ऊपर कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगेगी। अब मैं 0.5 फेम्टोमीटर से डिस्टेंस को और कम कर देता हूं, थोड़ा सा भी 0.4 कर दिया मैंने, एकदम इनके बीच में एक ह्यूज रिपल्सिव फोर्स लगनी स्टार्ट हो जाती है। अब तुम बताओ, क्या इनवर्स स्क्वायर लॉ आगे तक ओबे कर रहा है? नहीं कर रहा। तो यह है चौथी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी का मतलब न्यूक्लियर फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को कुछ देर तक तो ओबे करता है, लेकिन आखिरी एंड पॉइंट तक ओबे नहीं करता। तो इट डज नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। पता चला, इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे वो कब करता? जब 10 फर्मी से 9 फर्मी करें, 8 करें, 7 करें, 6 करें, 5 4 3 2 1 जितनी कम कर दें, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ती जाए। लेकिन ऐसा एक लिमिटेड पोर्शन तक होता है। 10 फर्मी से आगे डिस्टेंस कर लेंगे तो कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। मान लो ये 10 फेम्टोमीटर है, इससे ज्यादा की डिस्टेंस है तो कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। लेकिन जैसे जैसे मैं डिस्टेंस को कम करता जाऊंगा दो न्यूक्लियस के बीच में, ये ग्राफ नीचे आता जाएगा। ग्राफ नीचे आने का मतलब है अट्रैक्टिव फोर्स का बढ़ना। डिस्टेंस और कम हो गई, ग्राफ और नीचे आ गया। डिस्टेंस और कम हो गई, ग्राफ और नीचे आ गया। डिस्टेंस और कम हो गई, ग्राफ और नीचे आ गया। जब डिस्टेंस 2.5 फेम्टोमीटर हो जाती है दो न्यूक्लियस के बीच में, तो इतनी अट्रैक्टिव फोर्स, इतनी मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्स लगनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यहां तक तो इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करेगा।
लेकिन जैसे जैसे मैं 2.5 फेम्टोमीटर से डिस्टेंस और कम करता जाऊंगा, ये ग्राफ ऊपर की तरफ चलता जाएगा। ग्राफ का ऊपर की तरफ बढ़ना मतलब अट्रैक्टिव फोर्स का कम होना या फिर रिपल्सिव फोर्स का अप्रोच होना। तो जैसे जैसे डिस्टेंस को और कम करते गए, अट्रैक्टिव फोर्स कम होती गई, डिस्टेंस को और कम किया, अट्रैक्टिव फोर्स और कम। जब दो न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस हो गई 0.5 फेम्टोमीटर, तो एक एकदम अट्रैक्टिव फोर्स हो गई 0। ठीक है, 0.5 फेम्टोमीटर के बाद जैसे ही मैं डिस्टेंस को करता हूं 0.4 फेम्टोमीटर, एक एकदम ये ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। मतलब एक एकदम रिपल्सिव फोर्स लगनी स्टार्ट हो जाती है, और वो भी सबसे ज्यादा। तुमने प्लस वन में ये बात पढ़ी होगी कि अगर y एक्सिस के पैरेलल में अगर कोई भी ग्राफ हो तो y एक्सिस के अलोंग उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है। मतलब इनफाइनाइट रिपल्सिव फोर्स लगनी स्टार्ट हो जाती है अचानक से। तो 100 बात की एक बात क्या है, कोई अट्रैक्टिव कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं है। अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ी, अट्रैक्टिव फोर्स और बढ़ी, अट्रैक्टिव फोर्स और बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी, एक एकदम रिपल्सिव फोर्स फिर बढ़ी, अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव, फिर एक एकदम रिपल्सिव फोर्स। क्या ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है? नहीं करता। ठीक है, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि डिस्टेंस कम होती गई तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ती गई, डिस्टेंस एक लिमिटेड वैल्यू के बाद भी कम हुई तो एक एकदम रिपल्सिव फोर्स क्यों बढ़ी? इसके पीछे आज तक कोई रीजन नहीं मिला कि ये जो ग्राफ है वो नीचे जाता जाता एक एकदम ऐसे y एक्सिस के पैरेलल ऊपर की तरफ क्यों बढ़ गया, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ती बढ़ती एक एकदम रिपल्सिव क्यों हो जाती है। इस क्वेश्चन का जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। ठीक है, पता चला। अब यहां पर न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगती है या जो रिपल्सिव फोर्स लगती है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि चार्ज के ऊपर। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स लगे या रिपल्सिव फोर्स लगे, वो न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, कि न्यूक्लियॉन्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है, उसी के हिसाब से अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, उसी के हिसाब से रिपल्सिव फोर्स लगेगी। पता चला। अब अट्रैक्टिव और रिपल्सिव के हिसाब से ये नहीं कह सकते तुम कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो इन दोनों के बीच में कोई फोर्स ही नहीं लगेगी। या फिर तुम ये नहीं कह सकते कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स ही लगेगी क्योंकि दोनों के ऊपर पॉजिटिव है। नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स बहुत ज्यादा लगती है। एक बात मैं तुम्हें नहीं बता देता हूं जो कल काम आएगी। एक न्यूक्लियस ऐसा है जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा होने के कारण नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बहुत कम है। लेट कर लिया हमने, अपनी तरफ से लेट कर लिया कि हमने एक ऐसा एटम ले लिया जिसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन्स ज्यादा है, न्यूट्रॉन्स कम है। ठीक है, एक तो मैंने ये ले लिया न्यूक्लियस, और दूसरा जो न्यूक्लियस लिया वो मैंने ऐसा लिया जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काफी कम है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर कम होंगे, वो जो न्यूक्लियस है वो कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होगा। जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के मुकाबले में वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा। ये बात कल आएगी, आज नहीं आएगी। दोबारा सुन लो, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर अगर प्रोटॉन्स है मान लो 55 और इसके अंदर न्यूट्रॉन्स है 120, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता है। न्यूट्रॉन्स क्या करता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाली रिपल्सिव फोर्स को न्यूट्रल करने की कोशिश करता है। जितने ज्यादा न्यूट्रॉन्स होंगे उतनी ही कम प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स कम होगी। ठीक है, और जितनी कम रिपल्सिव फोर्स होगी उतना ही वो स्टेबल होगा न्यूक्लियस। ठीक है, एक न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्टेबल तब होता है जब न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगे, तब वो सबसे ज्यादा एक स्टेबल न्यूक्लियस माना जाता है। और एक न्यूक्लियस सबसे ज्यादा अनस्टेबल तब माना जाता है जब न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगे, दूर भागने की कोशिश करें, टूटने की कोशिश करें। ठीक है, तो अगर किसी भी न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर ज्यादा होंगे ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के मुकाबले में, तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा लगती है अट्रैक्शन के मुकाबले में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन अगर ज्यादा लगेगी तो वो डिसइंटीग्रेट होने की कोशिश करेंगे, बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, और अगर वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो ये न्यूक्लियस अनस्टेबल माना जाता है। ठीक है, लेकिन एक ऐसा न्यूक्लियस है हमारे पास, एक ऐसे एटम का न्यूक्लियस है जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम है।
तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के कम होने के कारण नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वहां पर ज्यादा हो गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होने के कारण अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा लगेगी, रिपल्सिव फोर्स कम लगेगी। तो न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं? न्यूट्रॉन्स का मेन काम है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन को कम करना। ठीक है, तो यहां पर जो छठी प्रॉपर्टी है वो यही है कि एक ऐसा न्यूक्लियस जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स रिच हो, न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो, वो सबसे स्टेबल होता है। एक ऐसा न्यूक्लियस जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स बहुत कम हो, वो बहुत कम स्टेबल होता है। क्लियर? अब बात है सातवीं प्रॉपर्टी की। ये एक इनवर्स लॉ को फॉलो करने वाला न्यूक्लियर फोर्स नहीं होता। न्यूक्लियर फोर्स तो है, लेकिन कुछ देर तक वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करेगा, कुछ देर के बाद नहीं करेगा। अब ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे नहीं करता, इसके कारण ये जो न्यूक्लियर फोर्स होती है वो नॉन सेंट्रल फोर्स होती है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है। नॉन सेंट्रल। और आठवीं प्रॉपर्टी है नॉन कंजर्वेटिव। अगर ये न्यूक्लियर फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे कर देता तो वो सेंट्रल फोर्स भी होती और कंजर्वेटिव फोर्स भी होती। जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है वो इन दोनों प्रॉपर्टी को भी ओबे करता है। लेकिन यहां पर हमने क्या देखा शुरू में कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे नहीं करता, इसलिए न्यूक्लियर फोर्स नॉन सेंट्रल फोर्स है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी न्यूक्लियर फोर्स की थी। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के मुकाबले में ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा होगी और वो न्यूक्लियस कम स्टेबल होगा। दूसरी बात यह है कि एक ऐसा न्यूक्लियस जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा है, तो वो न्यूट्रॉन्स क्या करेंगे? प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे और उसको स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। तो वो सारे न्यूक्लियसेस सबसे ज्यादा स्टेबल है जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के मुकाबले में ज्यादा है, और वो सारे न्यूक्लियसेस बहुत ज्यादा अनस्टेबल है जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बहुत कम है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा है। ठीक है बात? तो ये सारी प्रॉपर्टीज किसके अंदर आती हैं? न्यूक्लियर फोर्सेस के अंतर्गत आती हैं। ये था न्यूक्लियर फोर्सेस। उसके बाद बात आती है बाइंडिंग एनर्जी की। अब बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है अब हम वो देखेंगे। बाइंडिंग एनर्जी बताने से पहले मैं एक 9th क्लास की बात बताता हूं। एक फॉर्मूला होता है E is equal to mc स्क्वायर, होता है ये फॉर्मूला। E is equal to mc स्क्वायर आइंस्टाइन ने दिया था, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये जो मास है वो एनर्जी के अंदर और एनर्जी मास के अंदर इंटर कन्वर्टेबल होती है। ठीक है, अब ये जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है, वो हम डेली लाइफ में देखते हैं। अब 1 किलो लकड़ी लेके आओ, उसको जला दो, 1 किलो राख और कोयला नहीं बनेगा कभी। अगर 1 किलो लकड़ी को तुम जलाओगे तो हो सकता है 300 या 400 ग्राम तुम्हें राख और कोयला मिल जाए। जो 500 या 600 ग्राम जो लॉस हुआ है वो हीट की फॉर्म में लॉस हो गया। तो लकड़ी क्या है? मास। हमने उसको एनर्जी की फॉर्म में छोड़ दिया। बाद में जो राख बचेगी, जो कोयला बचेगा, वो तो बहुत ही कम होता है। जो मेन जो चीज थी मास, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, इवॉल्व हो गई, निकल गई वो तो। ठीक है, ये जो मास है वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होता रहता है हमारे डेली लाइफ में, और ये जो एनर्जी है वो मास के अंदर भी बदलती है। ये होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, जो हमारे सन के अंदर हो रहा है, हर रोज हो रहा है, हर पल हो रहा है, कि एनर्जी मास में कैसे कन्वर्ट होती है। इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना। फिलहाल तुम एक ही बात याद रखो कि ये जो फॉर्मूला है वो आइंस्टाइन ने दिया था, और इसके अकॉर्डिंग मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है और एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है। मास एनर्जी में तो हमारे डेली लाइफ में कन्वर्ट होता रहता है, लकड़ी को जलाओ, और एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है सन के अंदर, जिसके कारण कॉन्स्टेंटली फॉर्म में एनर्जी वो निकालता रहता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए अब हम कर रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी। आधी बाइंडिंग एनर्जी तो करेंगे आज, जो आसान है, और आधी बाइंडिंग एनर्जी हम करेंगे कल, जो मुश्किल है। ठीक है, इतनी भी मुश्किल नहीं है लेकिन कंपैरेटिवली मुश्किल है। तो अब बात है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट +1 के सैटेलाइट के अंदर भी आता है, वही चीज है, सेम टू सेम, लेकिन अब न्यूक्लियस की बात करेंगे। मान लो ये न्यूक्लियस है,
न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब जो इन न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बांध के रखे, ऐसी एनर्जी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अब जैसे कि मेरे पास बूंदी, मान लो यहां पर बूंदी है, मैंने तली हुई है, उससे लड्डू बनाने हैं, तो बूंदी को देखते देखते क्या लड्डू बन जाएंगे क्या, कि हाथ में लेके उसको दबाना पड़ेगा, दबाना तो पड़ेगा। जब हम बूंदी को हाथ में लेते हैं तो उसको दबाते हैं, एनर्जी यूज होती है। वो एनर्जी क्या काम आती है, उस बूंदी को दबाने के लिए काम आती है, लड्डू के अंदर कन्वर्ट करने के लिए काम आती है। ठीक है, तो वो जो हमने एनर्जी लगाई है दबाने के बाद, वो एनर्जी बूंदी को इकट्ठा करके लेके आती है और वो बन जाता है लड्डू, और वो हो गए बाइंड। तो बूंदी को बाइंड करने के लिए जो हम एनर्जी लगाते हैं उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, अब वो लड्डू बन चुका है, 2 दिन के बाद अब मैं उन लड्डू के अंदर से सारी बूंदी को बिखेरना चाहता हूं, तो क्या अगर मैं लड्डू को देखता रहूं तो क्या उसकी बूंदी अलग अलग हो जाएगी? नहीं होगी। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी, और उसकी एक एक बूंदी को अलग अलग करना पड़ेगा। उसकी हर एक बूंदी को अलग अलग करने के लिए जितनी एनर्जी मैं यूज करूंगा ना, उसको भी हम बाइंडिंग एनर्जी बोल सकते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी के 2 मतलब होते हैं और एक सही होता है। बाइंडिंग एनर्जी का इसके अंदर मतलब क्या है, न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बाइंड रखने के लिए जो हम एनर्जी देते हैं उसी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। या तो ऐसे बोलो, या फिर तुम ऐसे भी बोल सकते हो, न्यूक्लियस के अंदर से न्यूक्लियॉन्स को निकालने के लिए और दूर ले जाने के लिए जो हम एनर्जी यूज करते हैं उसको भी हम बोलते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, पता चला। अब यहां पर न्यूक्लियस के अंदर 2 चीजें होती हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। मान लो एमपी और एमएन। एमपी का मतलब है एक प्रोटॉन का मास ऑफ 1 प्रोटॉन। इसके अंदर होते हैं न्यूट्रॉन्स, एमएन का मतलब एक न्यूट्रॉन का मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है वो किसी ना किसी एटम का है। लेट कर लिया वो एटम कौन सा है, AXZ। ठीक है, ये किसी एक रैंडम एटम का न्यूक्लियस है। Z का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, Z का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और A - Z का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब इसके अंदर MP है, MP का मतलब एक प्रोटॉन का मास, लेकिन इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है कितने, ये Z क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम इलेक्ट्रॉन्स की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं। एक प्रोटॉन का मास अगर MP है तो Z प्रोटॉन का मास कितना हो गया, ZMP। तो ZMP क्या है, टोटल मास ऑफ ऑल द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उसका टोटल मास है ZMP। ठीक है, अब Mn क्या है, एक न्यूट्रॉन का मास, लेकिन इसके अंदर न्यूट्रॉन है कितने, A - Z है ना, तो A - Z इंटू Mn। ये क्या है, जितने भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है उनका टोटल मास ऑफ ऑल द न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जितने भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं उनका टोटल मास। क्या ये 2 स्टेप पता चल गए, कोई डाउट यहां तक? उसके बाद अब मैं निकालना चाहता हूं न्यूक्लियॉन्स का टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब तो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब मैं न्यूक्लियॉन्स का टोटल मास निकालूंगा तो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन के अंदर टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे। ठीक है, तो यानी ZMP प्लस A - ZMN, ये हो जाएगा न्यूक्लियॉन का टोटल मास। पता चला। अब बात है M कैपिटल N की। एक तो होता है M स्मॉल n, ये तो एक न्यूट्रॉन का मास है, लेकिन M कैपिटल N का मतलब है पूरे न्यूक्लियस का मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, अब बात यह है जो मैंने तुम्हें कल बताई। क्या बताई मैंने, मान लो एक लिफाफा है, लिफाफे के अंदर मैंने कुछ भी डाल दिया,
मान लो पत्थर भर दिए, एक तो हम पत्थर को अलग से तोलते हैं, उसका मास है मान लो 10 kg, और एक उस पत्थर को हम लिफाफे के अंदर डाल के तोलते हैं, तो भी तो उसका मास 10 kg आएगा। ठीक है, लिफाफे के अंदर वो सारे पत्थर को मैंने बाइंड कर दिया, बस इतना अंतर है। तो वो जो पत्थर है इसके अंदर हम उनको न्यूक्लियस बोलते हैं, और जो लिफाफा है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। वैसे देखा जाए तो न्यूक्लियस का जो टोटल मास है वो पूरे न्यूक्लियस के टोटल मास के बराबर होना चाहिए ना, लेकिन नहीं होता। यहां पर आ जाता है मास का डिफेक्ट। न्यूक्लियस का मास तो होता है ज्यादा और न्यूक्लियस का मास होता है कम, तो आ जाता है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट को हम लिखते हैं डेल्टा एम से, और वो क्या होता है, न्यूक्लियस का जो मास होता है, न्यूक्लियस का ZMP प्लस A माइनस ZMN, उसके अंदर से न्यूक्लियस के मास को हम माइनस कर देंगे। अब ये मास का डिफेक्ट आया क्यों? अब आया है तो इसका काम क्या है, अब हम वो देखेंगे। अब जैसे कि मैंने तुम्हें अभी बताया था E इज इक्वल टू mc², ये फॉर्मूला होता है। ये जो मास है वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर आया है डेल्टा एम, कि जो न्यूक्लियस है उसका मास है इतना, और जो न्यूक्लियस है उसका मास है इतना। न्यूक्लियस का मास है ज्यादा, न्यूक्लियस का मास है कम। तो अगर मैं न्यूक्लियस के मास में से न्यूक्लियस के मास को माइनस कर दूंगा तो वो आ जाएगा मास डिफेक्ट डेल्टा एम। और यही जो डेल्टा एम है ना, वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ये जो डेल्टा एम है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू बाइंडिंग एनर्जी, और ये जो मास का डिफेक्ट है जो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया वो बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और जितने भी न्यूक्लियॉन्स हो उन न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर वो टाइटली पैक करके रखता है, उसको हिलने भी नहीं देता। ठीक है, ये जो मास का डिफेक्ट आया है वो इन न्यूक्लियॉन्स के अंदर बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और वो बाइंडिंग एनर्जी इन न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर टाइटली पैक करके रखता है, उसको हिलने नहीं देता, उसको बाहर निकलने नहीं देता। तो सिंपल सी एक बात यह है कि न्यूक्लियस के अंदर जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी लगेगी उतनी ही टाइटली पैक इसके न्यूक्लियॉन्स होंगे, और उतने ही ज्यादा ये न्यूक्लियस स्टेबल होगा। लेकिन हाइड्रोजन एटम और यूरेनियम एटम, एक तो है सबसे सिंपलेस्ट एटम और एक है सबसे क्रिटिकल एटम। इन दोनों में यही अंतर है कि जो हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस है ना, उसके अंदर बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, जिसके कारण हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। लेकिन ये जो यूरेनियम का एटम है उसके कोरेस्पॉन्डिंग वो जो न्यूक्लियस है उसका साइज हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस के मुकाबले में ज्यादा होता है, और उसके अंदर बाइंडिंग एनर्जी भी कम होती है। बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम होती है, जिसके कारण उसके न्यूक्लियस बिखरने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल होता है, जिसके कारण उसके अंदर से रेज निकलती हैं, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन या बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम होती है। जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा वो स्टेबल होगा। अब तुम साइंस लेते हो, मान लो +1 के अंदर तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें क्या लेना है। एक तो बच्चा ऐसा है जिसका माइंड पूरे तरीके से 9th क्लास से सेट है कि मुझे तो नॉन मेडिकल लेनी है, उसी में कामयाब होना है, और एक बच्चा सेट नहीं है, उसका दिमाग कभी तो ये कहता है कि आर्ट्स ले लूं, कभी कहता है आर्ट्स विद मैथ ले लूं, कभी कहता है कॉमर्स ले लूं, कभी कहता है स्कूल को छोड़ के स्कूल में चला जाऊं। वो अनस्टेबल है, वो टूट जाएगा। लेकिन जिस बच्चे ने अपना माइंड 9th क्लास से सेट कर रखा है वो नहीं टूटने वाला, वो स्टेबल है। उसी तरीके से हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस छोटे साइज का होता है, बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो हाइड्रोजन एटम को तोड़ना, उसके न्यूक्लियस को तोड़ना इम्पॉसिबल जैसा काम है। ठीक है, यूरेनियम या कोई भी रेडियोएक्टिव मटेरियल या यूरेनियम जैसे कोई और एलिमेंट के न्यूक्लियस, उनका जो मास है वो बहुत ज्यादा होता है, न्यूक्लियस का साइज बड़ा होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण उसके अंदर बाइंडिंग एनर्जी भी बहुत कम होती है, जिसके कारण उसके न्यूक्लियस बाइंड होके नहीं रह सकते जल्दी से, वो टूटने की कोशिश करते हैं। इसलिए यूरेनियम और यूरेनियम जैसे एलिमेंट के न्यूक्लियसेस अनस्टेबल होते हैं और वो टूट भी जाते हैं आसानी से। पता चला? तो मेन बात यह है कि यहां पर जो मास का डिफेक्ट आया ना, वो इसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और ऐसी एनर्जी जो न्यूक्लियस को बाइंड करके रखे। तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी है वो हम कैसे निकालेंगे? ये जो डेल्टा एम है उसको तुम C² के साथ मल्टीप्लाई कर दो,
वो आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी। तो ZMP प्लस A माइनस Z MN माइनस M कैपिटल L इंटू में C स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। मोर द बाइंडिंग एनर्जी, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, लेस द बाइंडिंग एनर्जी, लेस इज द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, अगर हमें कभी भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालनी हो, पर न्यूक्लियन, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड कर दो। और नंबर ऑफ न्यूक्लियन किसके बराबर होते हैं? Z के बराबर या A के बराबर? कल करवाया था मैंने, A के बराबर। तो तुम A से अगर तुम डिवाइड कर देते हो दोनों साइड, तो वो आ जाती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। पता चला? कोई डाउट यहां तक? तो ये था बाइंडिंग एनर्जी और उसका कंसेप्ट। यहां पे आधा कंसेप्ट खत्म होता है। कल हम क्या करेंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे और यहां पर हम अब इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे कल, इलेक्ट्रॉन की। अब ये न्यूक्लियस था, ये मान लो आउटरमोस्ट सेल है, ये इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन भी तो बाउंडेड होता है, वो न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड होता है। अब इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, उसका मास डिफेक्ट कितना है, फिर उसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, फिर कुछ हो रहा है। ठीक है, कल हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे और इसके रिजल्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, कल हम ये भी बात करेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी का डेली लाइफ में क्या यूज है, वो भी बात करेंगे। मतलब न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन जो तुम 10th क्लास में पढ़ते आए हो, उसके अंदर उसका क्या यूज है, बाइंडिंग एनर्जी का इंपॉर्टेंस क्या उसकी। फिर हम ये देखेंगे कि जो न्यूक्लियस है वो कब स्टेबल होता है और कब अनस्टेबल होता है, ये सब भी हम देखेंगे। ठीक है, इससे पहले एक फॉर्मूला आता है जो न्यूमेरिकल में काम आएगा। 1 AMU इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फॉर्मूला है। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, और ये 931.5 है, कई बार 931 भी लिखा होता है, डजंट मैटर। और ये होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एटॉमिक मास यूनिट तो है मास, और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एनर्जी। ये फॉर्मूला मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला फॉर्मूला है। अभी मैंने तुम्हें क्या बताया कि ये जो मास डिफेक्ट है उसको तुम अगर C स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी। ये तो थ्योरी है। न्यूमेरिकल के अंदर अगर तुम्हें मास डिफेक्ट अगर निकालना हो तो ऐसे निकाल लोगे, लेकिन मास डिफेक्ट से अगर तुम बाइंडिंग एनर्जी निकालोगे ना तो C स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई नहीं करोगे, उस AMU को तुम 931.5 के साथ मल्टीप्लाई करके फिर एनर्जी में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, कैसे करोगे, एक न्यूमेरिकल बोल रहा हूं, लिखो। कैलकुलेट मास डिफेक्ट कोमा, कैलकुलेट मास डिफेक्ट कोमा बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर लिथियम न्यूक्लियस, फॉर लिथियम न्यूक्लियस 7Li3, for lithium nucleus 7Li3 taking its mass equal to, अब ध्यान से लिखना, 7.000000 AMU, ये न्यूक्लियस का मास है, किसका, लिथियम न्यूक्लियस का, Mn। लिख लिया, आगे चलें। अब तुम्हें गिवन क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, 1.007825 AMU। और क्या गिवन है, मास ऑफ न्यूट्रॉन तुम्हें गिवन है 1.008665 AMU, ये भी गिवन है, ये चीज तुम्हें गिवन है। अब तुम्हें तीन चीजें निकालनी है, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। करो, कोशिश करो। देखो
हमें निकालना है सबसे पहले मास डिफेक्ट, जिसका फॉर्मूला होता है ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस M कैपिटल M। Z का मतलब है 3 पुट कर दिया। MP का मतलब है मास ऑफ प्रोटॉन, कितना है 1.007825, ठीक है, प्लस A माइनस Z, A 7 है Z 3 है, कितना हो गया 4। मास ऑफ न्यूट्रॉन जो कि कितना गिवन है 1.008665, ये गिवन है। मास माइनस M कैपिटल N, M कैपिटल N का मतलब है मास ऑफ न्यूक्लियस। हाइड्रोजन ये सॉरी लिथियम एटम के न्यूक्लियस का मास तुम्हें गिवन है इतना, इसको यहां पर पुट कर दो 7.000000। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर कुछ ना कुछ आंसर आएगा, और वो आंसर आएगा एटॉमिक मास यूनिट के अंदर, क्योंकि इन सभी की यूनिट AMU है। यह आ जाएगा डेल्टा M, यानी मास डिफेक्ट। थ्योरी क्या कहती है? थ्योरी कहती है कि डेल्टा M को अगर तुम C स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे वो आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी। ये तो थ्योरी है। न्यूमेरिकल के अंदर तुम AMU को सीधा कन्वर्ट करो MEV के अंदर, जो भी आंसर आएगा इसको तुम 931.5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। अब जैसे कि इसका आंसर है 0.058135, 0.058135 AMU इसका आंसर है। अगर तुम इसको 931.5 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो तो यहां पर जो भी आंसर आएगा वो तुम्हें देगा बाइंडिंग एनर्जी, और ये आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आएगा, क्योंकि एनर्जी की यूनिट ही MeV होती है, ठीक है। इतना करने के बाद तुम्हें निकालना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड कर दो, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितने हैं 7। या फिर ऐसे भी देख सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 4, कितने हो गए 7, ठीक है। अब इसके आंसर को तुम 7 से डिवाइड कर दोगे, वो आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। क्लियर? ये था क्वेश्चन। उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी का बाकी बचा हुआ कंसेप्ट हम कल करेंगे, और जो इसके क्वेश्चंस हैं वो भी कल करेंगे, ठीक है।